नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। चैप्टर नंबर 2 का ये अगला वीडियो है आपके सामने है। इसमें हम देखने जा रहे हैं निचला श्वसन तंत्र। तो निचला श्वसन तंत्र में हम देखेंगे निचला श्वसन तंत्र मुख्यतः श्वास नली, श्वसनी, ब्रोंकोई श्वसनिका या ब्रोंकियोल, कुपिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखने जा रहे हैं श्वास नली। यह करीब 5 इंच लंबी नली होती है तथा कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा सी आकार की उपास्थि छल्ले से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली में आपस में चिपकने से रोकते हैं, इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकोई श्वसनी से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईं ओर 2 ओर विभाजित होती है और जहां से श्वास के साथ वक्ष गुहा में श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकोई से श्वसनी में मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईं ओर 2 भागों में विभाजित हो अपनी तरफ से फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है जहां श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों तक अग्रेसित की जाती है। तो श्वास नली का कार्य जो है वो श्वास को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य है और श्वास नली नीचे जाकर 2 भागों में विभाजित होती है तथा दोनों तरफ के फेफड़ों में ये वायु को पहुंचाती है। इतना सा याद रखना है बस आपको। अगली है श्वसनी व श्वसनिका या ब्रोंकियल, इसे इंग्लिश में कहते हैं। श्वास नली अंत में दाईं ओर या बाईं ओर श्वसनी में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाएं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है में बढ़ जाती है। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वासनिकाओं में बढ़ जाती है। ये ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैले होते हैं। हर ब्रोंकियोल आगे चलकर छोटी सीमांत ब्रोंकियोल में विभक्त होती है। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल मिलकर एक वक्सनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर को कुपिकाएं पाई जाती हैं। गैसों के विनिमय कुपिकाओं के माध्यम से होता है। तो दोस्तों इसमें यह है कि श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर श्वसनी में विभक्त हो जाती है और प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। जो प्राथमिक श्वसनी है वो फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, इन्हें द्वितीयक श्वसनिकाएं कहते हैं। और फिर ये श्वसनिकाएं फिर विभक्त हो जाती है तो छोटी छोटी श्वसनिकाओं के निर्माण करती है। इसके बाद हैं फेफड़े लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये जोड़े के रूप में शरीर में वक्षस्थल में दाएं तथा बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलिकाओं, कुपिकाएं, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अब दोस्तों चित्र के माध्यम से हम देखेंगे यहाँ पर जो श्वसनी है, ये यहाँ पर श्वसनी श्वास नली से श्वसनी जो है दोनों तरफ के फेफड़ों में जाती है। फिर श्वसनी से जो है ये छोटी छोटी, चित्र इसमें थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है फोटो में, तो आप अपनी किताब से भी देख सकते हैं। जो श्वसनी से ये श्वास नलिकाएं जाती हैं ये फिर से विभाजित हो जाती है, इन्हें हम द्वितीयक कहते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है। तो इसमें थोड़ा चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो चित्र आप अपनी किताब में देखकर इसे थोड़ा सा समझें
कि जो श्वसनी है ये आगे जाकर श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें द्वितीयक श्वसनिकाएं या ब्रोंक्यूल बोलते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना 3 खंडों में विभक्त होता है। प्रत्येक खंड में कुछ उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड अनेक छोटे खंडों में विभक्त होते हैं, जिनमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियां, शिराएं की शाखाएं विभाजित होते हुए स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पुरुषों के फेफड़े जो है स्त्रियों की तुलना में थोड़े भारी होते हैं और बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना 3 खंडों में विभाजित होता है। बायां फेफड़ा स्पंजी उत्तकों से बना होता है, जिसमें कोशिकाएं होती है तथा 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। कुपिका एक कप नुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंक्यूल के आखिरी सिरे पर पाई जाती हैं। यह असंख्य कोशिकाओं से घिरा होता है। कुपिका में सल की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं। कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों का विनिमय में मदद करती है। तो प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है। इसमें 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों आपको। अब आगे हैं श्वसन मांसपेशियां। फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपाट या डायफ्राम उत्तरदायी होते हैं। मध्यपट कंकाल पेशी से बने हुए होते हैं। पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्ष स्थल पर पाई जाती है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होती है, फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है तथा शीतलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती है। जो फेफड़ों के द्वारा जो है हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलते हैं। इनके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो मध्यपट से संकुचन तथा शीतलन में मदद करती है। श्वसन का क्रिया विज्ञान। अब श्वसन का जो विज्ञान हम देखेंगे, फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर जाने व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन में श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुपिकाओं के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रवेश होती है। श्वसन की प्रक्रिया 2 स्तरों में संपादित होती है, बाह्य श्वसन तथा आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में जो है गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। और आंतरिक श्वसन जो है इसमें, तो बाह्य श्वसन देख लेते हैं हम पहले। तो इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दाब के अंतर जो है बाह्य श्वसन होता है। और आंतरिक श्वसन जो है वो गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। अब अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसमें सबसे पहले हम रक्त को देखेंगे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। यह हल्का सारीय तरल है जिसका pH 7.4 होता है। रक्त का pH आपको नोट करना है, रक्त का pH 7.4 होता है। रक्त का टॉपिक डालेंगे आप सब और लिखेंगे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व ऑक्सीजन कोशिकाओं को
तथा कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। फिर इसमें आगे लिखेंगे, यह हल्का क्षारीय तरल होता है तथा इसका pH जो है 7.4 होता है। ठीक है, लिख लें यहाँ तक। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अब रुधिर के 2 भाग होते हैं। रुधिर के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? द्रव्य भाग, पहला है द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, तथा एक ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है तथा इसमें 92% जल व 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये सब लिखेंगे आप। द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है, द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, तथा एक ठोस भाग जो कि कोशिकाओं का बना होता है। अब प्लाज्मा जो है 55% भाग, रक्त का जो है 55% भाग का निर्माण कौन करता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो है 92% जल का बना होता है तथा 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा भाग जो कोशिकाओं से बना होता है, तो कोशिकाएं जो है अब 3 प्रकार की होती है। कोशिकाएं पढ़ेंगे अपन, लाल रुधिर कोशिकाएं RBC। तो इसमें पढ़ेंगे लाल रुधिर कोशिकाएं में ये रक्त की कोशिकाओं का 99, रक्त कोशिकाओं का 99% होती है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लाल रुधिर कणी कोशिकाओं में लिखेंगे हम, यह रक्त कोशिकाओं का 99% होती है तथा इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है और इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लिया गया है। अगली है श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है तथा लाल अस्थि मज्जक में इनका निर्माण होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये आपको नाम ध्यान रखना है, ल्यूकोसाइट किन्हें कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण ये रंगहीन होती है तथा श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहलाती है। ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु तथा अकणिकाणु। कणिकाणु के उदाहरण हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल तथा बेसोफिल। रक्त में न्यूट्रोफिल की संख्या या दृष्टि से अधिक पाए जाने वाले श्वेत कणिकाएं हैं। अकणिकाणु कोशिकाओं में प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट हैं। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट तथा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। आपको बस केवल ये लिखना है कि लिम्फोसाइट जो है 3 प्रकार की होती है, बी, टी और मारक कोशिकाएं। अब लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका है। मोनोसाइट परिपक्व हो महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित होती है। अब मोनोसाइट महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित होती है। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं जो बाह्य प्रतिजनों से भक्षण करती है। दोस्तों इसमें इतनी इम्पोर्टेंट बात जो है, मेन जो बात वो आपको याद रखनी है कि लाल रुधिर कणिकाएं जो है 99% होती है, 99% पाई जाती है
और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इनका रंग, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। इस वजह से इनका रंग जो है लाल होता है और इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो है प्रतिरक्षा प्रदान करती है और इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। मेन ये आपको याद रखना है, ज़्यादा इनके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मारक कोशिकाएँ, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं फिर भी। और आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, आपको लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं। अब अगला है हमारे पास प्लेटलेट्स। इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है, यानी कि 3 लाख मिलीमीटर क्यूब होती है। बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिवस होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि आरबीसी का 120 दिन और बिंबाणु का 10 दिवस होता है और इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स क्या काम आता है? रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। अब जो है अगला है हमारे पास रक्त के कार्य हम देखेंगे। प्राणियों के शरीर में रक्त एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो कई प्रकार के कार्य संपादित करता है। रक्त के प्रमुख कार्य निम्न हैं। अब रक्त के कार्य हम देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। एक तो ये आपको याद रखने हैं। पहला कार्य है ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण और ऊतकों के मध्य विनिमय करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका यह परिवहन करता है। कौन? रक्त करता है। तो आपको ये लिखते जाना है, रक्त के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन भी कौन करता है? रक्त हमारे शरीर में करता है। शरीर के पीएच को नियंत्रित करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, प्रतिरक्षण कार्यों को संपादित करना, हार्मोन आदि के आवश्यकता अनुरूप परिवहन करना और उत्सर्जी उत्पादों का शरीर से बाहर करना। ये जो कार्य हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट बनाकर लिखेंगे। अब अगला जो है हमारे पास टॉपिक है रक्त के प्रकार। रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाली विशेष प्रकार के प्रतिजन A, B की उपस्थिति या अनुपस्थिति के हिसाब से मानव रक्त 4 समूहों में विभक्त किया जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। जो रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी सतह पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं A व B, उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के हिसाब से रक्त को 4 समूहों में विभक्त किया गया है और ये है A, B, AB और O। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रतिजन और बी रक्त समूह में बी और AB रक्त समूह में ए तथा बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में दोनों में से कोई सा भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। रक्त के इन समूहों को AB और रक्त समूह कहा जाता है। तो रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं के आधार कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रतिजन ए बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के हिसाब से रक्त को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ए बी, AB और O। और ए रक्त समूह वाला व्यक्ति की लाल कणिकाओं की सतह पर ए प्रतिजन, बी वाले की सतह पर बी प्रतिजन और AB रक्त समूह वाले की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर ए तथा बी प्रतिजन उपस्थित होते हैं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पर दोनों में से कोई सा भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है AB प्रतिजन के अलावा लाल रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे RH प्रतिजन कहा जाता है। जिन मनुष्यों में RH कारक उपस्थित होता है उनका रक्त RH धनात्मक पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, और जिनमें RH अनुपस्थित होता है उन रक्त में RH ऋणात्मक कहा जाता है।
विश्व में करीब 80% व्यक्तियों में RH धनात्मक होता है। 80% में RH धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये था रक्त के प्रकार। अब रक्त का परिसंचरण हम देखेंगे आगे। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त का परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन होता है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों और हार्मोन उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। मानवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें रक्त, हृदय तथा रक्त वाहिनियां सम्मिलित होते हैं। मानवों में क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे है हमारे रक्त परिसंचरण का जो डायग्राम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, ये हृदय और धमनी, लाल रक्त कोशिकाएं, आंतरिक श्वसन, ऊतक। तो जो हमारे शरीर द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो वह जो है रुधिर द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा रुधिर द्वारा फिर वो ऑक्सीजन जो ग्रहण कर ली जाती है तथा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर वातावरण को छोड़ दी जाती है। फिर रक्त परिसंचरण के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीडाइज रक्त जो है उसका परिवहन होता है। रक्त के अलावा एक अन्य द्रव्य लसिका भी परिवहन का एक हिस्सा होता है। लसिका एक विशिष्ट तंत्र लसिका तंत्र द्वारा गमन करता है। यह एक खुला तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में रक्त एक तरल माध्यम के तौर पर काम करता है जो परिवहन योग्य पदार्थों के अभिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय इस तंत्र का केंद्र है जो कि रुधिर निरंतर वाहिकाओं में पंप करता है। हृदय जो है दोस्तों हमारे शरीर में रक्त का जो पंपिंग का कार्य करता है वो हृदय द्वारा होता है। और हृदय जो है हमारा अगला टॉपिक है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।